जय हिंद दोस्तों। सीटेट सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को आज देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है, इसको आप तैयार कर लेंगे तो सीटेट में आपके सीडीपी के अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं सीडीपी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को। परीक्षा में पूछे जाने वाले बिल्कुल पक्के सवाल हैं। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं तो क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, यानी जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शन करता है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जिन लोगों को इंग्लिश में यहाँ पर कंफर्टेबल लगता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदी गामक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुरस्कार और दंड, सामाजिक अंतःक्रिया और शारीरिक परिपक्वता और अनुवांशिक बनावट। तो इसमें आपको पता है कि जो वाइगोत्स्की है वो सामाजिक से रिलेटेड है, सोशल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या है, क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास एक रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है, या फिर यहाँ पर विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है विकास सिर से पैर की ओर चलने वाली यहाँ पर प्रक्रिया है, विकास जटिल प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो चौथा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अविन्यास किस स्तर से के अंतर्गत आता है। तो पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या स्वतः स्वैत पर स्तर पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, पारंपरिक स्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन दिए, विशेष बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों के को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, कमजोर वर्गों के लिए अलग विद्यालय होना। तो भाई जहां पर पॉजिटिव बात यहाँ पर कही गई है वही यहाँ पर सही होगा, पांचवें का बी होगा। इक्वलिटी की बात कहाँ पे की गई है, सही बच्चों को उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद समान अवसर देना, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। अंग्रेजी, मातृभाषा, घर की भाषा, केवल राज्य की भाषा और संस्कृत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मातृभाषा, घर की भाषा। ठीक है, और गांधी जी ने इस पर बहुत ज्यादा बल भी दिया है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तानाशाह, सुगमकर्ता, सुविधादाता, निष्क्रिय श्रोता या सख्त अनुशासक। तो इसमें जो सी बात यहाँ पर जो है नेगेटिव वे में कही गई है वो यहाँ पर राइट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा, सुविधादाता। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कि यहाँ पर विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उस हिसाब से ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा, कि जो विकास है वो यहाँ पर या अनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इसको स्टार बनाकर आप जरूर रखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो है इसका क्षेत्र जेडपीडी का क्या रूप है। ठीक है, तो भाई जेडपीडी जो है इसको अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद द एसिडेंट। तो बच्चे स्वतंत्र रूप से जो कर सकते हैं और सहायता से जो कर सकता है उसके बीच का अंतर ये जेडपीडी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये है कि डिलेक्सिया मुख्य रूप से किस
अधिगम अशक्त से संबंधित है। तो यहाँ पर गणितीय विकार, पढ़ने से विकार, लेखन विकार या फिर यहाँ पर गतिवाही विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला, पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण या फिर बच्चों की निष्क्रिय भागीदारी, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी या फिर केवल रटने पर बल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा में लिंग प्रवाह पूर्वग्रह को कम करने के लिए शिक्षक क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल लड़कों को कठिन कार्य देना चाहिए, गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में लड़कों को लड़कियों दोनों को शामिल करना चाहिए, केवल लड़कों को खेलने में बढ़ावा देना चाहिए या लैंगिक स्तर की उपेक्षा करनी चाहिए। तो नेगेटिव वे में जो बातें कही जाती है वो यहाँ पर कभी सही नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में लड़कों और लड़कियों को शामिल करना चाहिए, ना कि लड़कों को अलग या लड़कियों को अलग, क्योंकि शिक्षा में लड़कों और लड़कियों का भेदभाव नहीं रखा गया है। लड़कों और लड़कियों में ऐसा नहीं है कि लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती है, दोनों ही को समान अवसर मिलना चाहिए। कोई भी खेल हो, अगर उसे करने की बात आए तो कोई खेल सिर्फ लड़का कर सकता है ऐसा नहीं है, वो खेल लड़की भी कर सकती है। बॉयज हो या गर्ल हो, दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज अगर लड़के के लिए किया जाए तो उसे ये कहकर टाल दिया जाए कि लड़की नहीं कर सकती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने की प्रगति का निरंतर आकलन करना और सुधार करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर है, गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को समझते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ये इसका गार्डनर के अनुसार राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, डिस्ग्राफिया का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखने और अक्षर बनाने में कठिनाई। और भी यहाँ पर आया था डिसलेक्सिया, वो पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ पर अपनी रुचि और आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना। क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, बस आपको ऑप्शंस को छांटना होता है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम सीखने को किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए? तो भैया एनसीएफ का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान को विद्यालय से के बाहरी जीवन से जोड़ना, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर लीजिए, सिर्फ परीक्षा को ही पास कर लीजिए बस। क्वेश्चन 18 क्या है, संवेग और संज्ञान आपस में किस प्रकार से संबंधित है? तो 18वां क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपस में सन्निहित जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से आपस में यहाँ पर संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है, विकास का समीप दूरभिमुख सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो 19 के ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, अब देखिए अगला जो सवाल है इसको आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 है, प्याजे के अनुसार अपनी मौजूदा मानसिक संरचनाओं में नई जानकारी शामिल करने को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आत्मसातीकरण। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखिए आप लोग क्या है कि यहाँ पर वाइगोस्की के सिद्धांत में शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, ढांचा, आत्म सातीकरण या फिर यहाँ पर अनुबंधन या अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाड़ या ढांचा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 22 ये है, कक्षा में विद्यार्थियों को की व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक शिक्षक द्वारा किस रूप में देखना चाहिए? तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं पर एक सवाल आया, जिसका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, संरचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भैया यहाँ पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका राइट जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान सीखने में सुधार करना। यही यहाँ पर क्रिएटिविटी है, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन जो 24 है, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनका लक्षण क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, उनका यहाँ पर लक्षण क्या है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन नंबर है 24 है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उच्च स्तर की सृजनात्मकता और जिज्ञासा और मौलिक सोच हो तो वो बच्चा यहाँ पर इंटेलिजेंट माना जाएगा, यहाँ पर प्रतिभाशाली माना जाएगा। क्वेश्चन 25 है, कोहल वर्ग के अनुसार सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास किस प्रकार पर आधारित है। तो ऑप्शन दिए हैं आपको, केवल सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना, सामाजिक अनुबंधन। इसके बाद में 2 ऑप्शंस और दिए गए हैं, वो है सार्वभौमिक मूल और व्यक्तिगत लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका यहाँ पर उत्तर ऊपर दिया गया है कि केवल सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना है। ये कोहल वर्ग के अनुसार यहाँ पर अभिविन्यास से सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर दिया है, अधिगम सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा सीखने जाने वाली त्रुटियों को क्या भूमिका होती है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन हो जाएगा ए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑडियो सामग्री एवं स्पर्शनीय टीएलएम का यहाँ पर उपयोग करना, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि आप सारी चिंतन विभिन्न दिशाओं से में सोचना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑप्शन आप सामने है, क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर जोर देता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके 3 ऑप्शन यहाँ पर है, एक ऑप्शन नीचे है, ठीक है। परिपक्वता दिया है और अंतर्दृष्टि दिया है और सामाजिक प्रेक्षण दिया और पुनर्बलन और अनुबंधन दिया है। तो भैया सब जानते हैं कि जो बीएफ स्किनर हैं उनका क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो पुनर्बलन और अनुबंधन पर आधारित है, इसीलिए यहाँ पर यही उत्तर सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30 की चिल्ड्रन एक्टिविटी construct their understanding of the world was stated by। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, या कथन किसका है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे का है, ठीक है। जीन पियाजे का ये हो जाएगा क्योंकि सृजन से संबंधित जो है वो जीन पियाजे हैं, तो राइट उत्तर यहाँ पर जीन पियाजे हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये टॉप 30 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं सीडीपी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा और आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए और सब्जेक्ट के जो नोट्स वगैरह पाने के लिए, क्लासेस पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए।